अगर आप एक डी फार्म के स्टूडेंट हैं या फिर आप डी फार्म करने वाले हैं, अभी आपने किया नहीं बट आप सोच रहे हैं कि आपको डी फार्म करना है, या फिर आपने डी फार्म कर लिया है बट अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें मैं वो सारे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने वाला हूँ जो इंडिया में राइट नाउ अवेलेबल है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या हैं डी फार्म के लिए। तो डी फार्म करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं। अब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी जितनी भी फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर अगर इनके कोई हॉस्पिटल्स हैं या फिर इनके और भी कुछ ऐसे चल रहे हैं पॉलिसीज़, तो वहाँ पर आपकी ज़रूरत होगी और आज फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की, वहाँ पर डी फार्म होता है। साथ में बी फार्म भी रहेगा बट डी फार्म भी रहेगा। तो अगर आपने डी फार्म किया हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब में स्टेट एंड सेंट्रल जितनी फार्मासिस्ट की जॉब होती है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब आते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने डी फार्म कर रखा है तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आपको कंपनीज ले सकती हैं, बट उसके लिए बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो बेहतर होता। तो क्योंकि एक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की एक क्राइटेरिया बहुत सारी कंपनी सेट करती हैं कि हाँ हम ग्रेजुएट ही लेंगे। तो अगर आप फार्मेसी, क्योंकि आपने डी फार्म कर रखा है तो आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, और उसके साथ हो सकता है उसके पहले आपने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है, बीएससी कर रखा, फिर आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपने डी फार्म किया, उसके बाद फिर आप तो एलिजिबल हैं ही वहाँ जाने के लिए। और आपने डी फार्म कर रखा है और उसके बाद अगर आपने बीएससी कर लिया है, फिर आर्ट्स में कर लिया बीए, तो भी आप जा सकते हैं वहाँ पे। और बहुत सारी कंपनीज जो थोड़ी सी मीडियम रेंज की कंपनीज होती हैं वो सीधे डी फार्म को भी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ले लेती हैं, और वहाँ पर आप करियर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपका कन्विंसिंग अच्छा है, अगर आप सही बिजनेस ला के दे रहे हैं, तो नो डाउट आप एज अ डिप्लोमा भी बहुत बेहतरीन ग्रो कर सकते हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, उसके बाद और हम इंडस्ट्री में कहाँ देख सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में एज अ कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, वहाँ पर एज अ ऑपरेटर टेक्नीशियन भी डी फार्म को ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत हाई फाई मशीनरीज होती हैं, चाहे कंप्रेशन मशीनरीज हों, चाहे ग्रेजुलेशन की मशीनरीज हों, चाहे कोटिंग की मशीनरीज हों, या फिर और भी मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरीज होती है पेरेंटल्स में और फिलिंग्स में, तो वहाँ पर जो मशीनरीज होती हैं वो काफ़ी ऑटोमेटेड होते हैं, वो सारे कंप्यूटराइज्ड मशीनें होती हैं। अब वहाँ पर भी जो एलिजिबिलिटी, जो भी बंदा वहाँ पे होना चाहिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो क्योंकि अब नॉर्मल अगर ऑपरेटर जो कन्वेंशनल पहले से चल रहे थे 10th एंड 12th पास, तो बहुत सारी जगह पर वो सही से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और अगर वो सही से ऑपरेट कर भी लेते हैं तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब कोई भी रेगुलेटरी ऑडिट्स होते हैं, यूएसएफडीए का, IMHRA का, तो वो डायरेक्ट ऑपरेटर से बात करते हैं। वो डायरेक्ट ऑपरेटर से बात करते हैं कि ठीक है आपने ये हुआ, तब आपने क्या किया था, ये आपने क्या किया, अच्छा ये करके दिखाइए कैसे कर सकते हैं आप। तो एक रेगुलेटरी बॉडीज के इंस्पेक्टर से बात करना, उसकी बातों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है कभी कभी एक टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए, वो डर जाता है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज अपने इस जो उनका ऑपरेटर लेवल है उसको भी अच्छा करने के लिए वो इनको हायर कर रहा है कि आप रहेंगे तो उससे हमारा एक जो ऑपरेटर टेक्नीशियन लेवल का पूरा है सेगमेंट, वो हमारा सिक्योर हो जाएगा। उसके अलावा आप कहाँ काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में, आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। वेयर हाउस जहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स रखे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो फार्मा इंडस्ट्री का, और वहाँ पे उनका जो इशुएंस होता है, स्टोरेज होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है। तो वहाँ पर भी वो डी फार्म को रखा जाता है वहाँ पे, क्योंकि उनको फार्मेसी का थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो बैकग्राउंड फार्मेसी का उनका है, और अगर वो आके उसको मैनेज करेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट जहाँ पर रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, पूरा स्टोरेज का मैनेजमेंट होता है, कैसे उनके टेस्टिंग के लिए जा रहा है, क्या उनका रिजेक्शन का है, और ऑडिट्स में भी बहुत क्रूशियल रहता है कि सीधे रेगुलेटर आ रहा है, वो आपसे सीधे बात कर रहा है, आपसे सीधे आंसर कर रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं। तो वेयर हाउस में भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो एज अ फार्मासिस्ट आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। जितने रिटेल चेन के कंपनीज हैं वहाँ पर आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। कोई ऐसे अगर इंडिविजुअल सोल रिटेल अपना स्टार्ट किया किसी भी पोजीशन पे, अच्छी जगह पर है, अच्छे स्टैंडर्ड पे है, तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। ठीक ठाक सैलरी आपको प्रोवाइड कर देगा आपकी सिटी में आपको रह के। तो ये तो हुआ कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब हम आते हैं कि बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं। तो ये तो सबको पता है कि डी फार्म करने के बाद आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का आपके पास सर्टिफिकेशन है, उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करिए। मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपको जिस प्लेस पे आप ओपन कर रहे हैं उस प्लेस का पेपर्स आपके पास होना चाहिए। आप जो बिजनेस रजिस्टर्ड, जो भी बिजनेस नेम से आप उसको करने वाले हैं, उस बिजनेस को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा उस आपके रिटेल के लिए, और उसके बाद आप
एज अ फार्मासिस्ट हैं ही, तो आप अपना जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप उसके साथ अटैच करेंगे और आप वहाँ पर रह के अपने उस मेडिकल स्टोर को रन कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास हैं, और इससे आप, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अगर वो आप सही से वर्क करना चाहें तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और आपको ये नहीं सोचना है कि आजकल तो सब कोई बी फॉर्म कर ले रहा है, एम फॉर्म कर ले रहा है, तो मैं कहाँ पर स्टैंड करूँगा। हर किसी का अपना अपना पोजीशन होता है, ठीक? तो अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप सही रास्ता ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका ट्रैक, आपका गोल मिलेगा। ऑल द बेस्ट।